हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूनम होम साइंस क्लासेस पे। और सभी से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ हो। आप सभी को आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और सभी लोगों ने जहां तक है अपने अपने फॉर्म्स ऑनलाइन कर भी दिए होंगे। और फॉर्म ऑनलाइन करने से ही एग्ज़ाम नहीं निकलता, तो उसके लिए तैयारियां भी बढ़ चढ़कर करनी पड़ेंगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है और इसी सीरीज़ में आज हमारी अगली क्लास है, जिसमें हम हिंदी के 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो चलिए, अब समय गंवाने के लिए नहीं है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, या फिर ऑप्शन नंबर डी पाली। तो फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए कोई नहीं, मैं ही आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, यानी अपभ्रंश के पूर्वकालीन अवस्था को प्राकृत कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पे। और सेकंड क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 8, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 8। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पहली भाषा है बघेली, दूसरी है अवधी, तीसरी है गढ़वाली, चौथी है मगही। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको हल्के में ना लें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ इनको रिवाइज करें। और हो सके तो वीडियोस को 2 से 3 बार देखें, ताकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका उच्चारण स्थान दंत है। ये नीचे जो 4 वर्ण दे रखे हैं आपको, इनमें से पूछ रहा है कि दांतों की मदद से कौन सा वर्ण बोला जाता है। ऑप्शन ए है पा, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी है गा, और ऑप्शन डी है चा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से री क्या है। कोई व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, या फिर स्वर है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि री जो है हमारा वो एक स्वर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि आप जानते हैं स्वर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, कुछ ह्रस्व होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं, जिसमें से री जो है हमारा वो ह्रस्व स्वर में आता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये नहीं शब्द अक्सर गलती करा देता है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में नहीं शब्द लगा हो उस क्वेश्चन पे खास ध्यान दें। और हमारा 6th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शंस अग्नि के पर्यायवाची होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा। बस आपको उसी को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वैश्वानर, ऑप्शन नंबर बी है अनल, ऑप्शन नंबर सी है अमी और ऑप्शन नंबर डी है रोहिताश। तो आशा है कि आप सबको इसका आंसर पता ही होगा, तो फटाफट से बताइए ज़रा। चलिए मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमी। क्योंकि अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है, ना कि आग का। तो इसका राइट आंसर अमी है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों जो हैं वो अग्नि के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए है खेत, ऑप्शन बी है उद्गम, ऑप्शन सी है दर्शन और ऑप्शन डी है कोटपत्र। तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उद्गम। क्योंकि खेत भी एक तद्भव शब्द है, दर्शन भी तद्भव शब्द है, कोटपत्र भी तद्भव शब्द है और जो आपका ऑप्शन है राइट बी, उद्गम, ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है। आपको भूगोल का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी खगोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खगोल। ये खगोल जो है भूगोल का विलोम शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी आगत, ऑप्शन डी उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाघव। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है,
इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य मतलब अच्छा भाग। तो इसके ऑप्शंस हैं सुपरिणाम, सुसंगति, दुर्भाग्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ऑप्शन सी दुर्भाग्य सौभाग्य का विलोम है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है पहाड़ और ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही आंसर्स आयोग ने राइट माने हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी। दोस्तों ये आंसर्स मैं आपको उसी हिसाब से बताता हूँ जो आयोग ने सही माने हैं। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? अनुसंधान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी तलाश और ऑप्शन डी इच्छा पूर्ति। तो अनुसंधान यानी रिसर्च भी खोज को ही कहते हैं। जिज्ञासा भी एक तरह से खोज का ही पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी हो गया, क्योंकि जिज्ञासा का मतलब भी जानने की इच्छा होता है और जब इंसान के अंदर जानने की इच्छा होती है तभी वो किसी चीज़ की खोज करता है। और ऑप्शन सी तलाश भी खोज के लिए कहते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति का अगर अर्थ निकालें तो इच्छा पूर्ति का मतलब है किसी की इच्छा पूरी हो जाना, और जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारी खोज ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इसमें जो इच्छा पूर्ति ऑप्शन डी है ये हमारा खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसीलिए ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? जिन जिन क्वेश्चंस में नहीं है दे रखा है इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है, वरना इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। बच्चे जल्दी में नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। और चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 के ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए है वस्त्र, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है अध्याय। तो इनमें से आपको अंबर शब्द का अर्थ नहीं है जो, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अध्याय है, क्योंकि वस्त्र भी अंबर का अर्थ है, आकाश भी है और कपास भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका भी कहने का मतलब वही है कि अर्थ का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए है हेतु, ऑप्शन बी धन, सी है चेष्टा, डी है प्रयोजन। तो इनमें से अर्थ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वही आपका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
सी चेष्टा। चेष्टा अर्थ का पर्यायवाची नहीं है, मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थ के समान नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है आपको। वो है स्त्री जो पिता के घर पे रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सुहागिनी, ऑप्शन बी है सुवासिनी, ऑप्शन सी है सिक्ता और ऑप्शन डी है गृहिणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुवासिनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके देखें। तो ऑप्शन ए है यशस्वी, ऑप्शन बी है हथिनी, ऑप्शन सी है अभिनेत्री और ऑप्शन डी है आँख। तो कभी कभी अगर आप किसी डाउट में पड़ जाएं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन डी है आँख, तो आप लोग पता कर सकते हैं जैसे उसकी आँखें कितनी सुंदर हैं। अब इसमें कितनी आ रहा है तो साफ पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो आँख हमारा ऑप्शन नहीं है। अभिनेत्री, अभिनेत्री हम स्त्री को कहते हैं क्योंकि पुरुष को अभिनेता कहते हैं। तो हमसे इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा है इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। और ऑप्शन बी हथिनी, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो लास्ट में जो हमारा ऑप्शन बचता है यशस्वी, जाहिर सी बात है यही एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन 17 कहता है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है पराठा, मैंने पराठा खा लिया, यानी ये पुल्लिंग शब्द हो गया। वाक्यों में यूज़ करके आप लोग भी आराम से पता लगा सकते हैं। दूसरा है रसगुल्ला, रसगुल्ले को भी लोग कहते हैं मैंने रसगुल्ला खा लिया, तो ये भी पुल्लिंग शब्द हुआ। इसके बाद बात आती है टोप की, तो टोप हम कैप को कहते हैं। कैप जो होती है जो सिर पे लगाते हैं उसको हम टोप भी कहते हैं। तो ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द हुआ। इसके बाद में ऑप्शन नंबर ए जो अकेला बचा है वही हमारा राइट आंसर है। अजवाइन कहाँ रखी है? अजवाइन खाने में डालने के काम आती है, ठीक है। तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हुआ अजवाइन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण कारक आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे, कारक। तो एक अधिकरण कारक भी होता है और उसकी पहचान करने के लिए कौन से शब्द को देखते हैं हम, यानी कौन सा शब्द ऐसा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो हमें अधिकरण कारक का बोध कराता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर डी ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी में, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता होगा
कि अधिकरण कारक में जो हमारे बोधक शब्द होते हैं वो में या पर होते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ विशेषणों के प्रकार पूछे गए हैं आपसे। 4 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या फिर 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से यौगिक सर्वनाम विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। ऑप्शन नंबर ए है वह किताब फटी है। ऑप्शन बी है यह घर मेरा है। ऑप्शन सी है कोई आदमी रो रहा है। और ऑप्शन डी है ऐसा आदमी नहीं देखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहें तो इनके कॉन्सेप्ट्स नीचे से पढ़ सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस के नीचे उनके कॉन्सेप्ट्स भी लिख रखे हैं। और क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसीज़ चल रही हैं और समय हमारे पास काफ़ी कम है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए, ताकि मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप करके ही जाएं। तो मैं आपको केवल क्वेश्चंस करा देता हूं, बाकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने नीचे लिख रखे हैं, तो आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। इससे मेरा सोचना ये है कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी नज़रों के आगे से गुज़र जाएं, तो इसलिए मैं जल्दी में ही और खाली क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने लिख दिए हैं नीचे। जो क्वेश्चंस भी आपको समझ ना आए तो उसका कॉन्सेप्ट उसके नीचे ही लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है। यानी काल पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए है अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान और ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल। यानी गीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी अभी अभी जो समय बीता है उसमें गीता ने पुस्तक पढ़ ली है, यानी काम पूरा कर लिया है, तो इसीलिए इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। आपसे प्रत्ययों के प्रकार पूछे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है। कर्मधारय समास है,
संबंध तत्पुरुष समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है, या फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें हमारा अब ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 है परमेश्वर में कौन सा समास है? परम ईश्वर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 है दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी ऑप्शन सी द्विगु, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी जो है हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है ऑप्शन नंबर बी ही, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की जगह बहुव्रीहि लिख लीजिए आप। इसमें कौन सा समास है? और इसका यही राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है समुच्चयबोधक, ऑप्शन बी है अव्यव, ऑप्शन सी है निपात, ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता होगा इस तरह के शब्दों को जो हमारा हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा या फिर मन के भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हमेशा परेशान करना, ऑप्शन बी है क्रोध का कारण होना, ऑप्शन सी है बहुत परेशान होना, ऑप्शन डी है अधिक प्यारा होना। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है बहुत अधिक प्यारा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 16 मात्राओं वाले छंद को कौन सा है? मतलब 16 मात्राओं वाले छंद कौन से हैं इनमें नीचे जिसमें 16 मात्राएं होती है? दोहा में होती हैं, चौपाई में होती हैं, घनाक्षरी में होती हैं या रोला में होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है कुंडलीय छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं या 6 होते हैं? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपके पैराग्राफ से है। तो पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका पैराग्राफ से है जो पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? और अगला क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ का 31वां, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में
भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? और एक क्वेश्चन और होगा इसी पैराग्राफ से, और क्वेश्चन नंबर 32। और क्वेश्चन नंबर 32 है, कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। और हमारा पैराग्राफ है, तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही। एक क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। परम कारुणिक हृदय राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है। इसके बाद, जो जीवन के धर्म में सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं, विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थ बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहनी को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनाविल, अनावृत और अक्षुण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर सौंदर्य का प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्कम्य दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला को निसंग और निवैरितिक दीप्तिक से भरा है। तो क्वेश्चंस आपको मिल ही गए होंगे। इसके क्वेश्चन पहला है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तो अभी अभी आपने पैराग्राफ पढ़ाई है, और पैराग्राफ के हिसाब से अगर आप इसके आंसर्स को देखें तो ऑप्शन नंबर सी, शील, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? तो इसके ऑप्शंस देख के आप अच्छे से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है मर्यादित श्रवण की, राम कथा श्रवण की, राम के प्रति उन्मुखता की, या संतों की सी जीवनचर्या की। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, संतों की सी जीवनचर्या की, जिसका उल्लेख इस पैराग्राफ में किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से, कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? तो इसका आंसर भी मैंने आपको टिक कराया था, किसके प्रति है? राम के प्रति उन्मुख है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ये आपका साहित्य से क्वेश्चन है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी है निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है अज्ञे। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक ऑप्शन नंबर डी अज्ञे जी हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है। और क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन या सियाराम शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। तो इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से जनता की चित्तवृत्तियों का संचित साहित्य को किसने बताया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए है सुंदरदास, बी है दादू दयाल, सी है धर्मदास और डी है मलूकदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरदास। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से सुंदरदास जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 है, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? यानी आत्मजयी पुस्तक जो है वो क्या है? नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या एकांकी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी आत्मजयी एक काव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आत्मजयी को, कामायनी को, गुनाहों का देवता को या गोदान को? तो क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इस क्वेश्चन को मैं एज अ होमवर्क आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट में आप इसका आंसर करें ताकि मुझे भी पता चले कि इन क्लासेस से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आज ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है और आशा करूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? इनकी 4 पत्रिकाएं दे रखी हैं नीचे, सरस्वती, बनारस अखबार, उचित वक्ता या कवि वचन सुधा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन नंबर 40 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ये 40वां क्वेश्चन जो है आपको 39 क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा है।
लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी ईयर पूछी गई है कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका कौन सी ईयर में संपादित की थी। तो इसके ऑप्शंस हैं 1905 में, 4 में, या 1906 में, या फिर 1903 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आशा करूँगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अगर आंसर नहीं आता तो अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुँचे, नोटिफिकेशन मिले आपको। धन्यवाद दोस्तों।